everyone, welcome to Drishti CUET. So guys, once again I welcome you all here, and today we are going to solve or we are going to practice questions related to human reproduction. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके लिए CBSE प्लस CUET दोनों ही एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो आज इन दोनों ही एग्जाम के लिए हम एक साथ इस टॉपिक के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे और साथ ही इनके कॉन्सेप्ट को भी हम समझते हुए चलेंगे। ये टॉपिक ऐसा है जिससे कि आपको एग्जाम में क्वेश्चंस मिलेगा ही मिलेगा, वेदर इट इज बोर्ड एग्जाम और या फिर आपका ये CUET का MCQ बेस्ड एग्जाम हो। आज के सेशन में हम जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे वो आपके MCQ बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। डेफिनेटली ये आपको हेल्प करेंगे आपके बोर्ड्स में भी, बिकॉज हर क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है एंड हम उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे कवर करते हुए चलेंगे। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। एंड यस, वीडियो शुरू करने से पहले फटाफट से आप सभी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट उनको भी इसका बेनिफिट मिले। एंड अगर आप में से कोई ऐसा है जो आज फर्स्ट टाइम पे हमारे इस चैनल पर आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सो दैट आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो विदाउट एनी डिले गाइस, चलिए शुरू करते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन विच इज अगेन अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, आपके यूनिट 1 रिप्रोडक्शन का ये एक मेजर टॉपिक है जिसमें आपको मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में पढ़ना है। लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपका मैच द फॉलोइंग है। यहाँ पे कह रहे हैं कि कैपेसिटेशन, एक्रोसोम रिएक्शन, कॉर्पस लूटियम और ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, ये वो टॉपिक्स हैं, आप ऐसे कह सकते हैं कि ये वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनसे कि आपको क्वेश्चन एग्जाम में रिटन के लिए भी आ जाएगा। लाइक अगर आप बोर्ड्स दे रहे हो तो आपको सब्जेक्टिव भी पूछ लिया जाएगा और या फिर आपको MCQ में इस तरीके से मैच द कॉलम करके आएगा। अगर हम इनके फंक्शंस की बात करें तो देखिए, कैपेसिटेशन क्या होता है, मैं एक बार फर्स्ट पहले पेन का कलर ही चेंज कर लेती हूँ। राइट, चलो देखो कैपेसिटेशन क्या होता है। कैपेसिटेशन वो आप कह सकते हैं फिनोमेना है जिसके दौरान हमारा जो स्पर्म होता है वो अपने आप को रेडी कर रहा होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। राइट, तो ये जो कैपेसिटेशन है इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, एक्टिवेशन हो रहा है हमारे स्पर्म का। एक्रोसोम रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो देखो, एक्रोसोम का जो लोकेशन होता है वो आपको पता होना चाहिए। एक्रोसोम कहाँ पे होता है, हमारा स्पर्म है। जैसे सपोज करिए ये आपका स्पर्म है, ये आपके स्पर्म का हेड पीस है। ठीक है, 3 पार्ट होते हैं आपके स्पर्म के। दिस इज हेड पीस, दिस इज मिडिल पीस एंड दिस इज योर टेल। ठीक है, 3 पार्ट होते हैं। अगर हेड की बात करें तो यहाँ पे आपके हेड में एक्रोसोमल वेसाइकल होती है स्पर्म के। इसी एक्रोसोमल वेसाइकल के अंदर से हमारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स रिलीज होते हैं जो फर्दर हेल्प करते हैं एग की मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करने के लिए। तभी स्पर्म का न्यूक्लियस एग के न्यूक्लियस में एंटर करेगा। तो यहाँ पे जो एक्रोसोम का रिएक्शन है, इट रिलीजेस द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स ये रिलीज करते हैं। कॉर्पस लूटियम की अगर हम बात करें गाइस, तो कॉर्पस लूटियम जो है ये बेसिकली हमारे ओवरी में आपको मिलता है एंड प्रेगनेंसी के दौरान ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन भी रिलीज करते हैं। कौन सा वो हार्मोन है आपका, सीक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। राइट, देन आता है ट्रोफोब्लास्ट आपके इम्प्लांटेशन में हेल्प करता है। तो यहाँ पे अगर हम आंसर देखेंगे, कैपेसिटेशन A का 2, एक्रोसोमल B का 3, C का 1 एंड D का 4। सो दिस इज योर आंसर फॉर योर फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which structure in the human female reproductive system remain functional during pregnancy and secretes हार्मोन? अब देखो यहाँ पे भी आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है आप इसको बहुत अच्छे से एलिमिनेट कर सकते हैं। आपके एग्जाम में अगर ऑप्शंस आते हैं ना और आपको एलिमिनेशन टेक्निक पता है तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे कॉर्पस लूटियम, ग्राफियन फॉलिकल, एंडोमेट्रियम और सर्विक्स, इनके क्या क्या फंक्शन है। सर्विक्स जैसा कि आपको पता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में सर्विक्स विजाइना के साथ मिलके बर्थ कैनाल बनाती है। राइट, जिसके थ्रू बेबी का डिलीवरी होता है। तो ये तो कोई हार्मोन रिलीज नहीं कर रहा है। राइट, एंडोमेट्रियम की अगर हम बात करें तो एंडोमेट्रियम हमारे यूट्रस की इनर लाइनिंग होती है।
ठीक है, जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। अब ये जो एंडोमेट्रियम है ये अगेन जो फीटस है, जो इम्ब्रियो है, उसके इम्प्लांटेशन में हेल्प होता है। इसका भी कोई रोल नहीं है हार्मोन प्रोडक्शन में। ग्राफियन फॉलिकल से भी कोई हार्मोन रिलीज नहीं होता है। यहाँ पे आपके कॉर्पस ल्यूटियम है जो प्रोजेस्टेरॉन नाम का हार्मोन रिलीज करते हैं टू मेंटेन द प्रेगनेंसी ड्यूरिंग द आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। चलिए नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है दैट इज बेस्ड ऑन असर्शन एंड रीजनिंग गाइस। असर्शन का जो क्वेश्चन है, द जोना पेल्यूसिडा प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी। ठीक है, जोना पेल्यूसिडा आपकी पॉलीस्पर्मी प्रिवेंट करती है। इट अंडरगोज केमिकल चेंजेस आफ्टर द एंट्री ऑफ वन स्पर्म। आपको यहाँ पे बताना है कि क्या ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, रीजन करेक्ट है, या दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो देखो यहाँ पे कह रहा है द जोना पेल्यूसिडा प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी। पॉलीस्पर्मी का मतलब क्या होता है, यूजुअली जब फर्टिलाइजेशन होता है ना तो उस दौरान हमारा एग का नंबर तो 1 होता है, ठीक है, लेकिन इस पे जो स्पर्म आते हैं वो कई सारे स्पर्म आ जाते हैं इसके पास। अब एंट्रेंस सिर्फ एक स्पर्म की होती है। जैसे ही एक स्पर्म आके एग के मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करता है, आपके एग के चारों तरफ ना एक लेयर बन जाती है, एक मेम्ब्रेन बन जाती है, राइट। और ये मेम्ब्रेन प्रिवेंट करती है बाकी के सभी स्पर्म को अंदर जाने से। इसी को पॉलीस्पर्मी कहा जाता है। पॉलीस्पर्मी मतलब एक स्पर्म ने जैसे ही आपके एग के मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट किया, अब बाकी के जो स्पर्म है वो अंदर नहीं जा पाएंगे, अपने न्यूक्लियस को अंदर नहीं डाल पाएंगे। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे एग के चारों तरफ एक फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन बन चुका है। इट अंडरगो केमिकल चेंजेस आफ्टर द एंट्री ऑफ वन स्पर्म। तो एसर्शन एंड रीजन दोनों ही करेक्ट है। देखो यहाँ पे जो पॉलीस्पर्मी होती है ना, ये 2 टाइप की होती है। एक होता है आपका फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी, एक होता है आपका स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी। ठीक है, फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जैसे ही स्पर्म का न्यूक्लियस अंदर जाता है ना, एग का मेम्ब्रेन पोटेंशियल बदल जाता है, मतलब बहुत कम सेकेंड में, इसीलिए इसको फास्ट कहते हैं। फटाफट मेम्ब्रेन का पोटेंशियल चेंज होगा और आपके मेम्ब्रेन के चारों तरफ एक लेयर बन गई, मतलब अब बाकी के स्पर्म नहीं गए। स्लो ब्लॉक में जैसे ही एग अंदर न्यूक्लियस अंदर एंटर करता है एग के साइटोप्लाज्म में, वहां से कॉर्टिकल ग्रेन्यूल एग के बाहर निकल जाता है। एक्सोसाइटोसिस होती है कॉर्टिकल ग्रेन्यूल की, जिसकी वजह से भी आपका जो पॉलीस्पर्मी है वो स्टॉप हो जाता है। तो ये 2 टाइप की पॉलीस्पर्मी होती है, फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी एंड स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच लेयर ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म प्लेसेंटा। देखो आपसे पूछ रहा है कि ब्लास्टोसिस्ट की कौन सी लेयर है जो प्लेसेंटा बनाती है। अभी तक आपने प्लेसेंटा के बारे में सुना होगा कि हमारा जो प्लेसेंटा होता है, इसी के थ्रू बेबी के पास मदर का फूड, आप कह सकते हैं जो न्यूट्रिशन है, ब्लड के वाया न्यूट्रिशन, मदर का न्यूट्रिशन बेबी तक पहुंचता है। तो आखिर ये प्लेसेंटा कैसे बन पाता है गाइस? प्लेसेंटा को अगर हम देखें, विच लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। अब देखो यहाँ पे इनर सेल मास, ट्रोफोब्लास्ट, ब्लास्टोसिल और जोना पेल्यूसिडा की बात की है। जब आप ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे ना, तो आपको यहाँ पे एक आउटर लेयर मिलेगी, सेल की ही एक आउटर वाली जो लेयर होती है ना सेल की, ये वाली लेयर होती है ट्रोफोब्लास्ट, राइट। एंड यहीं पे अंदर में होता है इनर सेल मास, जिसको कि हम आईसीएम कहते हैं, इनर सेल मास। ओके, तो ये जो ट्रोफोब्लास्ट होते हैं ना, बाद में ये ट्रोफोब्लास्ट के ऊपर एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकल के आता है, जिसको हम लोग कोरियोनिक विलाई कहते हैं। यही जो ट्रोफोब्लास्ट के ऊपर ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकल के आते हैं, जिनको कोरियोनिक विलाई कहते हैं, ये कोरियोनिक विलाई यूटेराइन मेम्ब्रेन से, जो यूट्रस की मेम्ब्रेन होती है, उससे ये मिक्स होते हैं और वहां पे ये बनाते हैं प्लेसेंटा, राइट। इसको मैं आपको, देखो वैसे तो करेक्ट आंसर इसका सेकंड है, बट डायग्राम्स के थ्रू थोड़ा सा आपको क्लियर होगा। जैसे मान लो हमने ये पूरे सेक्शन का ओवरव्यू लिया, तो देखो यहाँ आपको क्या दिख रहा है, ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी हो गई कोरियोनिक विलाई, राइट, दिस इज कोरियोनिक विलाई। और जैसे ही ये कोरियोनिक विलाई यूट्रस के मेम्ब्रेन से जाकर के मिल रही है, आपको यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो गया, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो गया।
ठीक है। एक और कंफ्यूजन यूजुअली हो जाता है लोगों को प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड में। ठीक है, देखो अम्बिलिकल कॉर्ड सिर्फ क्या कर रहा है, बेबी और जो आपका प्लेसेंटा है इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। तो ये वाली जो पाइप होती है ना, इसको अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं, जिसके थ्रू न्यूट्रिशन बेबी तक पहुंच पाता है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पेयर ऑफ एसेसरी ग्लैंड्स इन मेल। अब आपको यहाँ पे बताना है कि मेल में एसेसरी ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं। देखो एसेसरी ग्लैंड्स जो होते हैं आपके, वो ग्लैंड्स होते हैं जो डायरेक्ट पाथवे में नहीं आते, राइट, जो डायरेक्ट पाथवे में नहीं आते, बट यस इधर उधर से अगल बगल से वो अपना काम जरूर करते हैं और उस फंक्शन में अपना आप कह सकते हैं कि अपना योगदान देते हैं। जैसे मैं आपको एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से बता रही हूँ। अगर आपको कहीं पार्टी में जाना होता है, ठीक है, एक तो आप डेली एज इट इज रहते हो, लेकिन जब आपको पार्टी में जाना होता है तो आप क्या करते हो, बाहर से कुछ एसेसरीज यूज करते हो ना, आप हैंडबैग लेते हो। गर्ल्स की अगर बात करें तो वो इयररिंग्स डालती हैं, है ना, अपने मेकअप प्रोडक्ट्स यूज करती हैं। तो ये सब क्या चीजें हैं, ये सब वो एसेसरी प्रोडक्ट्स हैं जिनको यूटिलाइज करके आप जो है अपने आप को और बेहतर बनाते हैं। लेकिन इनका इस्तेमाल आप करते हैं, कोई भी पार्टी में ऐसे सो के उठ के तो नहीं जाएगा ना। उसी तरह जो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं उसमें एक मेन सिस्टम होता है और एक होता है एसेसरी जो बाहर से उसको हेल्प कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम करेक्ट पेयर ऑफ एसेसरी ग्लैंड की बात करें मेल्स में, तो देखो यहाँ पे आपका आता है प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कॉपर्स ग्लैंड। ठीक है, ये दो एसेसरी ग्लैंड्स हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाए जाते हैं। इसके अलावा भी एक है आपका सेमिनल वेसिकल। कॉपर्स ग्लैंड को बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का नाम भी दिया जाता है। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, आपके यूरिनरी ब्लेडर के ठीक नीचे। ये वाला जो हिस्सा है ना, ये आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है, और ये आपका क्या है, यूरिनरी ब्लेडर है। तो ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड और इसी के ठीक ऊपर प्रेजेंट होता है आपका सेमाइनल वेसिकल। क्लियर? इनका रोल क्या होता है, जैसे ही देखो आपका स्पर्म है ना, टेस्टिस से निकला, एपिडाइडिमिस में गया, एपिडाइडिमिस के बाद ये वासा डिफेंस से होता हुआ इसको पहुंचना होता है यूरेथ्रा में, लेकिन रास्ते में ही इसमें प्रोस्टेट फ्लूइड और सेमिनल फ्लूइड मिक्स होती है जो प्रॉपर सीमन का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, राइट। साथ ही हमारे जो ये बल्बो यूरेथ्रल या फिर कॉपर्स ग्लैंड है, इनका क्या रोल है। अब देखो यूजुअली अगर हम मेल सिस्टम की बात करें, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, तो इनमें जो यूरेथ्रा और जो पेनिस होता है, ठीक है, इसी के थ्रू ये दोनों आपके रिप्रोडक्टिव में भी हेल्प करते हैं और यूरिनरी सिस्टम में भी हेल्प करते हैं। व्हाई? बिकॉज इसी यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन का भी सीक्रेशन होता है और इसी यूरेथ्रा के थ्रू आपका सीमेन भी बाहर निकलता है, ठीक है। पेनिस एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो हमारे यूरेथ्रा है ना, यूरेथ्रा अगर आप देखोगे इनका स्ट्रक्चर तो पेनिस के ठीक नीचे यूरेथ्रा होती है और पेनिस पे एक टिप होता है जिसके थ्रू सीमेन या फिर यूरिन का डिस्चार्ज होता है, राइट। तो यहाँ पे आपसे क्या कहा जा रहा है, कॉपर्स ग्लैंड का क्या रोल है फिर। यूजुअली जब यूरिन का पासेज होता है ना हमारे यूरेथ्रा से, तो यूरिन का पीएच थोड़ा एसिडिक होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है। तो अगर मान लो सीमेन डिस्चार्ज के पहले अगर यूरिन का डिस्चार्ज हो रहा है तो जो पूरा यूरेथ्रा का मीडिया होता है ना वो एसिडिक हो जाता है, और अगर उसी के ठीक बाद सीमेन आ रहा है तो सारे स्पर्म उस एसिडिक मीडिया में मर जाते हैं। इसीलिए कॉपर्स ग्लैंड क्या करता है, जैसे ही यूरिन का पासेज होता है यहाँ पे, कॉपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड इस पूरे मीडिया को अल्कलाइन बना देता है, जिससे कि फर्दर आपके स्पर्म पे कोई हार्म नहीं होता है। So these are the accessory glands of your male reproductive system. नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज रेगुलेटेड बाय हॉर्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय। अब आपसे पूछ रहे हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो हॉर्मोन्स यूज होते हैं वो कहाँ से निकल के आते हैं। पिट्यूटरी एंड ओवरी, थायराइड एंड एड्रिनल, पेनक्रियाज एंड पिट्यूटरी, पीनियल एंड ओवरी। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो थायराइड एंड एड्रिनल तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। थायराइड से निकलता है थायरोक्सिन
जो बेसल मेटाबॉलिक रेट को इनहेंस करता है। एड्रिनल ग्लैंड से निकलते हैं एड्रिनालिन या फिर एपिनेफ्रिन, जो फर्दर इनका हमारे इमोशंस में कंट्रोल होता है। अगर हम यहाँ पे पेनक्रियाज की बात करें तो पेनक्रियाज से निकलते हैं जो हार्मोन वो आपके इंसुलिन और ग्लूकागॉन होते हैं, जो ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं। तो ये भी आपके नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पेनक्रियाज आ गया है। अगर पीनियल ग्लैंड को देखा जाए तो पीनियल ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज होता है वो होता है आपका मेलाटोनिन, राइट। अब ये जो मेलाटोनिन होते हैं ना, ये आपके स्लीप साइकिल को रेगुलेट करते हैं, राइट। तो ये भी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया। यहाँ पे आंसर जो करेक्ट निकल के आ रहा है वो क्या है, पिट्यूटरी एंड ओवरी। अब वो कौन से हार्मोन है जो पिट्यूटरी रिलीज करता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल और कौन से वो हार्मोन है जो ओवरी, इसको मैं आपको इस फिगर के थ्रू समझाती हूँ। देखो ये आपका पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल का फेज है, ठीक है, जिसमें आपके फॉलिकुलर फेज आते हैं, ल्यूटियल फेज आते हैं, ओव्यूलेशन वाला फेज आता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो आपका ईस्ट्रोजन है और जो प्रोजेस्टेरॉन है, ये वो दो हार्मोन है जो ओवरी से रिलीज होते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, एंड एफएसएच एंड एलएच वाला जो हार्मोन है ये ओव्यूलेशन के टाइम पे पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। तो ये चार हार्मोन आपके ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन में यूज होते हैं, इनको याद रखना, क्वेश्चन इन्हीं में से बार बार घुमा घुमा के आपसे पूछेगा, ठीक है। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से रिलीज हो रहा है, ये दोनों रिलीज होते हैं आपके ओवरी से, ठीक है, एंड एलएच एंड एफएसएच आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हो रहे हैं। Next question, in human female the secondary oocyte is released from the ovary during, ठीक है, ह्यूमन फीमेल में जो सेकेंडरी oocyte है, ठीक है, वो कहाँ से रिलीज हो रहा है, द ह्यूमन फीमेल में सेकेंडरी oocyte की बात कर रहे हैं। अब देखो हमारा एक प्राइमरी oocyte होता है, एक सेकेंडरी oocyte होता है, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देखोगे, ये देखो ये आपके ओवरी का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ओवरी में ये जो आपका प्राइमरी oocyte है, पहले ग्राफियन फॉलिकल इसको घेर के रखा हुआ है, बाद में जो ये प्राइमरी oocyte है इसमें फर्दर आपका मेयोटिक डिवीजन होगा और प्राइमरी oocyte आपके सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। यही सेकेंडरी oocyte बाद में आपका ओव्यूलेशन के टाइम पे बाहर निकलता है और इसी के बाहर निकलने के साथ ही आपका अब कॉर्पस लूटियम जो है वो डिजेनरेट होना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के दौरान सेकेंडरी oocyte आपकी ओवरी से बाहर रिलीज होती है। नेक्स्ट, which layer of the uterus undergo cyclic change during the menstrual cycle? अब अगेन आपसे पूछा जा रहा है कि यूट्रस की कौन सी लेयर है जिसमें आपको चेंजेस देखने को मिलता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब देखो यूट्रस की वैसे तो 3 लेयर होती है, ठीक है। जो सबसे अंदर वाली होती है वो एंडोमेट्रियम और बीच वाली आपकी मायोमेट्रियम होती है। हमें जो यहाँ पे याद रखना है वो याद रखना है एंडोमेट्रियम को, ठीक है। एंडोमेट्रियम हमारे यूट्रस की इनर लेयर होती है और मेंस्ट्रुअल फेज के दौरान इसी जो हमारी एंडोमेट्रियम है ना, इसी के थिकनिंग होती है और ये जब थिक होता है तभी इसमें हमारा एम्ब्रियो जाकर के एम्बेडेड होता है। तो ड्यूरिंग दिस फेज एंडोमेट्रियम की थिकनेस की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शनल यूनिट ऑफ द मेमरी ग्लैंड इज, मेमरी ग्लैंड का फंक्शनल यूनिट क्या है। देखो फंक्शनल यूनिट हम कैसे बताते हैं कि कौन काम कर रहा है उसके अंदर। जैसे आपने पढ़ा होगा कि हमारे न्यूरॉन्स जो होते हैं हमारे पूरे नर्वस सिस्टम के फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। तो न्यूरॉन्स क्या हो गए, फंक्शनल यूनिट हो गए। वहीं पे अगर हम बात करें किडनी की, तो किडनी में हमारे नेफ्रॉन्स होते हैं, तो किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या हो गया, नेफ्रॉन हो गया, राइट। अब यहाँ पे देखो मेमोरी ग्लैंड की बात की जा रही है। मेमोरी ग्लैंड का जो फंक्शनल यूनिट है वो आपका एल्वियोलस होता है। क्या रोल होता है एल्वियोलस का, यूजुअली जो हमारे एल्वियोलाई होते हैं ना, ये एक मिल्क प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर होता है, यहीं से मिल्क का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। लॉब्यूल्स, ग्रुप ऑफ एल्वियोलाई को कहा जाता है लॉब्यूल्स। लेक्टिफेरस डक्ट कौन से होते हैं, लेक्टिफेरस डक्ट आपके मिल्क डक्ट या फिर मेमोरी डक्ट के नाम से भी जाने जाते हैं। एंड दीज डक्ट कैरी मिल्क फ्रॉम द लोब्यूल्स टू द निपल। तो यही लोब्यूल से निपल तक मिल्क जो पहुंच रहा है वो इन्हीं डक्ट के थ्रू ही पहुंच रहा है। देन आता है आपका मायोएपिथेलियल एंड फैटी स्ट्रोमा।
जो मायो एपिथेलियल सेल है ये जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो मिल्क आपका बाहर आता है। फैटी स्ट्रोमा एक सपोर्टिव नेटवर्क है विच प्रोवाइड न्यूट्रिएंट, ब्लड सप्लाई एंड इम्यून डिफेंसेस। इस डायग्राम में देखो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। हमने बात किया था एल्वियोलाई की, तो ये देखो ये पूरा एल्वियोलाई प्रेजेंट होता है मैमरी ग्लैंड में, ठीक है। इसी ग्रुप ऑफ एल्वियोलाई को हम लोब्यूल कहते हैं और यहाँ पे ये आपका लैक्टिफेरस डक्ट है। इसी डक्ट के थ्रू मिल्क जो है निप्पल तक पहुंचता है एंड देन जब वो स्क्वीज होता है तो मिल्क आपका बाहर रिलीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इन्वॉल्व मियोटिक डिवीजन? ठीक है, अब मियोटिक डिवीजन की बात करिए। देखिए मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि हमारे पास दो टाइप के सेल डिवीजन होते हैं, एक माइटोसिस और एक मियोसिस, ठीक है। मियोसिस सेल डिवीजन सिर्फ और सिर्फ हमारे जर्म सेल्स में होता है, यानी हमारे स्पर्म और एग सेल्स में होगा। इसके अलावा जितने भी आपके पास सेल्स हैं बॉडी में वो सब अंडरगोज माइटोटिक सेल डिवीजन, ठीक है। तो अब देखो पूछा जा रहा है विच स्टेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू स्पर्म का फॉर्मेशन होता है टेस्टिस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान किस स्टेज में मियोसिस सेल डिवीजन होगा, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड, स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोजोआ। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी आ जाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। एक बार इसको देख लो, ये डायग्राम जो आपको है ये पूरा क्लियर ओवरव्यू है, आप कह सकते हैं फ्लो चार्ट है, जिससे आपको याद करना ही है। ये बोर्ड एग्जाम में भी आपको डायरेक्ट स्पर्मेटोजेनेसिस से क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा और एमसीक्यू में अगर बनेगा तो इस तरह से बीच बीच में से उठा के आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। देखो ये आपका स्पर्मेटोगोनिया है जिसको हम लोग मेल जर्म सेल्स के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ, जर्म सेल्स में डिवीजन हुआ, सेल का नंबर बढ़ा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, मियोसिस होगा। ये क्या कहलाएगा, जब सेल डिवाइड हुआ तो प्राइमरी oocyte बना, यहाँ पे मियोसिस सेल डिवीजन हुआ, मियोसिस में क्या बना, इसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फिर से मियोसिस होगा और आपके स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस, एंड एट द एंड यू विल गेट स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। नेक्स्ट, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेक्शन इज, कौन सा वो हार्मोन है जो मिल्क के इजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? यहाँ पे प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन। तो ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है ये आप 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं हार्मोन्स के बारे में। ऑक्सीटोसिन वो हार्मोन है जो आपके मिल्क इजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑक्सीटोसिन रिलीज कहाँ से होता है, तो ये हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है और हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाकर के ये स्टोर रहता है, जब रिक्वायर्ड होता है तो ये वहां से बाहर आता है, ठीक है। नेक्स्ट, द एमनियोटिक सैक इन ह्यूमन इज फिल्ड विथ, ह्यूमन में जो एमनियोटिक सैक है वो किससे फिल्ड रहता है? मैटरनल ब्लड, एमनियोटिक फ्लूइड, प्लेसेंटल सीक्रीशन या फिर फीटल ब्लड। देखो एमनियोटिक सैक की बात की गई है, तो जब जो यूट्रस होता है ना, जैसे सपोज करिए ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड यूट्रस। तो ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है, तो ये जो कैविटी है ना, इसी के अंदर, इसी को एमनियोटिक कैविटी कहते हैं, इसी के अंदर आपकी एमनियोटिक फ्लूइड होती है, ठीक है। ये जो एमनियोटिक फ्लूइड होती है, ये इनका रोल क्या होता है? देखो एक तो ये बेबी को प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी प्रकार के शॉक से, जर्क से, ताकि कहीं से भी अगर चोट लगता है तो बेबी को डायरेक्ट नहीं लग पाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस फ्लूइड अराउंड देम, ठीक है। इसके अलावा इनका एक और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि ये सेक्स डिटर्मिनेशन में भी हेल्प करते हैं। इस प्रोसेस को एमिनोसेंटोसिस भी कहा जाता है, ठीक है। सो एमनियोटिक सैक कंटेन्स एमनियोटिक फ्लूइड व्हिच प्रोटेक्ट्स एंड कुशन्स द डेवलपिंग फीटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म पार्ट्यूरेशन रेफर्स टू, पार्ट्यूरेशन क्या होता है? देखो पार्ट्यूरेशन बेसिकली आपका फर्टिलाइजेशन तो नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट्स का, ठीक है। इम्प्लांटेशन में हमारा जो एम्ब्रियो है वो एंडोमेट्रियम के अंदर जाके एम्बेडेड हो जाता है।
प्लेसेंटा का फॉर्मेशन तो मैंने आपको बता ही दिया, ट्रोफोब्लास्ट और यूटेराइन मेम्ब्रेन से मिलके बनता है। बचता है बर्थ प्रोसेस। तो पार्ट्यूरेशन होता है कि एक बार जब बेबी मदर के यूट्रस में डेवलप हो जाता है, तो जब उसकी डिलीवरी होती है ना, उस प्रोसेस को हम पार्ट्यूरेशन कहते हैं। Then the placenta secretes all of the following hormone except, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आपके बोर्ड के लिए भी और सीयूईटी के लिए भी एक मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आप कह सकते हैं। जो प्लेसेंटा होते हैं, क्या उनसे पहले तो हार्मोन निकलता है? बिल्कुल हार्मोन रिलीज होता है। कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं आपको पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें एचसीजी, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन और एलएच। एलएच के बारे में आप अगर देखोगे तो एलएच अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था, कहां से रिलीज हो रहा था हमारा एलएच एंड एफएसएच? पिट्यूटरी, राइट। तो यहाँ पे प्लेसेंटा का रोल नहीं आएगा। प्लेसेंटा से हमारे कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं ये नोट कर लो। एचसीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, देन प्रोजेस्टेरॉन, थोड़ा सा ईस्ट्रोजन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन जिसको हम लोग एचपीएल कहते हैं, रिलैक्सिन, राइट। ये सभी वो हार्मोन है जो कि आपके रिलीज होते हैं प्लेसेंटा से। एलएच आपका रिलीज होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, व्हिच हार्मोन स्टिमुलेट द लेडिक सेल्स टू सीक्रीट टेस्टोस्टेरॉन, राइट। कौन सा वो हार्मोन है जो लेडिक सेल्स को स्टिमुलेट करता है टेस्टोस्टेरॉन रिलीज करने के लिए? तो अब देखो टेस्टोस्टेरॉन की अगर बात हो रही है तो डेफिनेटली यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी? मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन की, राइट। तो ऑक्सीटोसिन तो आपका मिल्क प्रोडक्शन है, प्रोलैक्टिन का भी इनका यहाँ पे कोई रोल नहीं है। एलएच और एफएसएच में अगर देखा जाए तो हमारा जो लेडिक सेल्स होता है ना, दैट रिलीजेस योर एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो कि हमारे लेडिक सेल्स को स्टिमुलेट करता है टेस्टिस में टू प्रोड्यूस दिस टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन। तो टेस्टोस्टेरॉन आपका एक मेल सेक्स हार्मोन है जो मेल की बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का ग्रोथ करा रहा है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विच स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड आफ्टर द डिफरेंशिएशन ऑफ द मोरुला, राइट। मोरुला के डिफरेंशिएशन के बाद कौन सा स्ट्रक्चर बनता है? ब्लास्टोसिस, जाइगोट, एम्ब्रियो या ट्रोफोब्लास्ट? आई नो ये टॉपिक आपको, जो ये मोरुला, गैस्ट्रोला, ब्लास्टुला है ना, इसमें थोड़ा सा आपको लगता होगा कि भाई कैसे होगा, ये याद है ना, बार बार हम भूल जाते हैं। इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ। देखो इस डायग्राम को अच्छे से रीड करोगे आपको सारी चीजें क्लियर होंगी और कहीं किसी भी स्टेज से क्वेश्चन आएगा आप करके आओगे। शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। देखो जैसे ये आपकी ओवरी है, ठीक है, जो कि यूट्रस से अटैच होती है। ओवरी में क्या हो रहा है? सबसे पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन रहे हैं। ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहाँ जा रहे हैं? आपके फैलोपियन ट्यूब यानी ओविडक्ट में आ गए, ठीक है। अब ये जो सेकेंडरी आपके oocyte है, सॉरी अगर मैंने स्पर्मेटोसाइट बोल दिया, सेकेंडरी oocytes जो होते हैं ओवरी के अंदर से सेकेंडरी oocytes रिलीज हो रहे हैं। ये सेकेंडरी oocyte क्या करते हैं? फैलोपियन ट्यूब के अंदर आ रहे हैं। ये वेट करते हैं किसका? एग का, सॉरी स्पर्म का वेट कर रहे हैं। स्पर्म कहाँ से आ रहा है? यूट्रस के थ्रू आ रहा है। जैसे ही स्पर्म इस सेकेंडरी जो हमारी oocyte है जब उससे मिलता है तो हमारा जो स्पर्म है, जो हमारा एग है, वो क्या हो जा रहा है? फर्टिलाइज हो जा रहा है। अब देखो यहाँ पे ये जो हमारा एग है, इसके अंदर आपको एग का भी प्रोन्यूक्लियस मिला, स्पर्म का भी प्रोन्यूक्लियस मिला, राइट। यानी एक ऐसा सेल जिसमें आपको एग और स्पर्म दोनों के न्यूक्लियस मिल रहे हैं, इसी सेल को कहेंगे हम क्या? जाइगोट। अब ये जो जाइगोट है इसमें फर्दर क्लीवेज होगा। क्लीवेज मतलब एक सेल अंदर ही अंदर डिवाइड होगा, ठीक है। एक सेल दो में डिवाइड हुआ, 2 सेल स्टेज, जिसमें कि अप्रॉक्स 30 घंटे लग जाते हैं। देन 4 सेल स्टेज बना, एक सेल पहले 2 में डिवाइड हुआ, फिर ये 4 में डिवाइड हुआ जिसको 4 सेल स्टेज कहा गया। देन ये 8 सेल स्टेज में डिवाइड हुआ, उसके बाद आपका बनता है 16 सेल स्टेज जिसको कि हम लोग मोरुला कहते हैं। तो 8 to 16 सेल स्टेज जो होता है वो आपका मोरुला होता है, जो कि ऑलमोस्ट 72 आवर्स के बाद बन रहा है। अब इस मोरुला के बाद आपका बनता है ब्लास्टोसिस्ट, राइट। तो ये जो ब्लास्टोसिस्ट होते हैं इनके पास 2 स्ट्रक्चर होते हैं। एक होता है इनके पास ये आउटर वाला लेयर जिसको कि हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है इनके पास आईसीएम, इनर सेल मास।
राइट। तो यही वो जो ब्लास्टोसिस्ट हैं, अब ये हमारे एंडोमेट्रियम, यूट्रस में जो एंडोमेट्रियम है इसमें इनकी एम्बेडेड होंगे और फिर फर्दर इसमें डेवलपमेंट होगा। ठीक है, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ब्लास्टोसिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ द एक्रोसोम इन द स्पर्म, राइट। इसमें से कौन सा वो फंक्शन है जो हमारे एक्रोसोम परफॉर्म करते हैं स्पर्म के अंदर। तो ये मैंने आज ही आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही एक्सप्लेन कर दिया था थोड़ा सा। तो देखो, प्रोवाइड मोटिलिटी में इनका कोई रोल नहीं है। स्पर्म को मोटिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, टेल, ठीक है। और जो उसके मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, वो एनर्जी देता है और टेल उसको फास्ट मोटिलिटी कराता है। कंटेन एंजाइम फॉर एग पेनिट्रेशन, बिल्कुल यहीं पे आंसर मिल जाएगा। कौन सा एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है एग के पेनिट्रेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द एंडोमेट्रियम थिकेस्ट, हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल के किस फेज में एंडोमेट्रियम थिक होता है, मोटा हो जाता है। तो देखो यहाँ पे इस डायग्राम को देखो, आपको यहाँ पे सारे फेजेस दिख रहे हैं, राइट। ये आपका फॉलिकुलर डेवलपमेंट हो रहा है, जो हमारे ग्राफियन फॉलिकल्स थे उनकी डेवलपमेंट हो रही है। देन हमारे हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे हैं पिट्यूटरी एंड ओवरी से, और ये हमारी एंडोमेट्रियम की साइकिल है। ठीक है, तो यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, फॉलिकुलर फेज में तो आपका जो फॉलिकल्स है उनकी मैच्योरेशन हो रही है, हॉर्मोन्स आपके बढ़ रहे हैं। लेकिन जो ल्यूटियल फेज है, इस फेज में आपको क्या दिख रहा है कि ये जो एंडोमेट्रियम है, ये देखो यहाँ पे पहले इसकी थिकनिंग कम है, लेकिन जैसे जैसे ल्यूटियल फेज में पहुंच रहा है ये थिक होता जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे ल्यूटियल फेज हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जिसमें आपकी एंडोमेट्रियम की थिकनेस दिखाई देगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मेल एसेसरी डक्ट। इसके पहले जो आपने किया था वो ग्लैंड के बारे में पढ़ा था, राइट। अब पूछा जा रहा है कि कौन से एसेसरी डक्ट नहीं है, राइट। रेटाटेस्टिस, वास डिफरेंस, एपिडाइडिमिस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो देखो यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है ये आपके टेस्टिस के अंदर पाई जाती है, राइट। तो ये इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर आपके स्पर्म का प्रोडक्शन होता है और यहीं से स्पर्म जो है वो रिलीज हो रहा है। सो आंसर हो जाएगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रोल ऑफ ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी इज। तो HCG का रोल क्या होता है, स्टिमुलेट ओव्यूलेशन, मेंटेन द कॉर्पस ल्यूटियम, इंड्यूस यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन या प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। यूजुअली जब प्रेग्नेंट होता है कोई तो यही वो हार्मोन है जो रिलीज होना शुरू करता है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी HCG का रिलीज होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा मेंटेनिंग द कॉर्पस luteum, right? So these are some of the question or you can say these are some of the important questions related to human reproduction guys. आप इन questions को एक बार thoroughly पढ़िएगा, definitely इन questions को करके अब आपका concept clear हो गया होगा human reproduction से। आपको ये help करेगा आपके board exam as well as आपके CUET exam में। With this आपको अगर कोई डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड यस प्लीज डू शेयर द सेशन एज वेल फॉर योर फ्रेंड्स सो दैट उनको भी हमारे सेशन का बेनिफिट मिल सके। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।